चलो बेटा, कहाँ तक हो गया था कल? कल हम लोगों ने स्ट्रेस कर लिया था, स्ट्रेस हो गया था ना, ठीक है। लास्ट में आपको स्ट्रेस तक आपका हो गया था, ठीक है। डिफरेंट टाइप के आपके स्ट्रेस क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें हो गई थी, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग करेंगे स्ट्रेन। नेक्स्ट हेडिंग करिएगा बेटा स्ट्रेन। हेडिंग करेंगे क्या? स्ट्रेस। देखो, जब स्ट्रेस हम लोगों ने किया था तो बोला गया था उसको डिफरेंट टाइप में कैटेगराइज किया था, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस, ठीक। तो उस केस में नॉर्मल स्ट्रेस की बात करते थे तो उस केस में फोर्स आपका नॉर्मली लगाया गया था सरफेस पे। किस पे? जो सरफेस है उसके नॉर्मली अगर फोर्स हम लोग अप्लाई करते थे तो फोर्स अपॉन एरिया, अब क्रॉस सेक्शन जो आपने लिया था जिस पर फोर्स अप्लाई करते थे उसके रेशियो को आपने कह लिया था नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक। जब हम लोग क्या करेंगे, टेंजेंशियल की बात करते हैं। टेंजेंशियल में क्या किया था आपने बेटा? जो फोर्स टेंजेंशियली अप्लाई किया गया था सरफेस पे, ठीक, तो उसके बेस पर डिटरमाइन किया गया था। जब हम लोग स्ट्रेन कहते हैं बेटा, क्या कहेंगे? स्ट्रेन। तो जैसे स्ट्रेस इक्वल टू ये लिखा था, स्ट्रेन हम लोग लिखते हैं ना, तो स्ट्रेन होता है क्या? चेंज इन पैरामीटर अपन ओरिजिनल पैरामीटर। जब हम लोग बात करेंगे स्ट्रेन का तो स्ट्रेन आपका होता है चेंज इन पैरामीटर अपॉन ओरिजिनल पैरामीटर। चेंज इन पैरामीटर अपॉन क्या होगा? ओरिजिनल पैरामीटर का जो रेशियो होता है, चेंज इन पैरामीटर अपॉन क्या? ओरिजिनल पैरामीटर का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रेन कहते हैं। तो स्ट्रेन हो गया चेंज इन पैरामीटर अपॉन क्या? ओरिजिनल पैरामीटर के रेशियो को आपने टर्म क्या दिया बेटा? स्ट्रेन कह लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पे फिर स्ट्रेन को हम लोग लीनियर, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक एंड शेयरिंग के कैटेगरी में बांट लेते हैं। तो जब इसे कैटेगराइज किया जाएगा, स्ट्रेन को हम लोग क्या करते हैं? कैटेगराइज करते हैं। ये बताओ, स्ट्रेन की जैसे हम लोगों ने स्ट्रेस की यूनिट पढ़ा था, यूनिट ऑफ डायमेंशन, ठीक। आपको क्या स्ट्रेन की यूनिट डायमेंशन क्या होगा? यूनिट डायमेंशन क्यों? अरे मुँह साफ करके आओ, मुँह साफ करके आओ पहले। अभी इतनी होली खेलने की क्या ज़रूरी थी? आपने किसी फेंका होगा तो आपको कोई लगा दिया। ऐसा कैसे हो सकता है कि बिना अननोन को कोई लगाता नहीं है, ठीक। मुँह साफ हो गया। चेंज इन पैरामीटर पर क्या हो गया बेटा? ओरिजिनल जो पैरामीटर है उसके रेशियो को हम लोग क्या कह लेते हैं? स्ट्रेन कहते हैं। अब इसे क्योंकि दोनों सेम क्वांटिटी का रेशियो है बेटा, सेम क्या है? क्वांटिटी का आपका रेशियो है, इसीलिए हम लोग नाम क्या देते हैं उसे? यूनिट एंड डायमेंशन लेते हो गया, ठीक। तो कहा जाता है स्ट्रेन इज यूनिट एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। डायमेंशन लेस क्या है? क्वांटिटी होता है। ये यूनिट और डायमेंशनलेस होता है, उसका रीजन आपका हो गया यूनिट एंड डायमेंशनलेस होने का जो बाद आपका होता है वो होता है बेटा, चूँकि सेम क्वांटिटी का क्या है? रेशियो है। चेंज अपॉन ओरिजिनल, चेंज इन पैरामीटर अपॉन ओरिजिनल पैरामीटर जो है वो स्ट्रेन को डिनोट कर रहा है। इसको डिनोट कर रहा है, स्ट्रेन को डिनोट कर रहा है। तो ये कंडीशन आपका जो होता है, ठीक है, तो ये चेंज जो आपका हो रहा है और जो ओरिजिनल वैल्यू दोनों सेम क्वांटिटी है, ठीक है, तो चलिए आपका यूनिट और क्या होता है? डायमेंशनलेस। तो स्ट्रेन कोई किसी भी टाइप का होगा वो ऑलवेज क्या होगा? यूनिट एंड डायमेंशनलेस। हम लोग इसको 3 टाइप्स में स्टडी करते हैं। एक बेटा क्या लेते हैं? लीनियर स्ट्रेन, दूसरा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और तीसरा शियर स्ट्रेन, ठीक, या उसी को शियरिंग स्ट्रेन कह लेते हैं। तो टाइप्स में जब बात करोगे टाइप्स, तो 3 टाइप का आपका होता है। एक लीनियर स्ट्रेन या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन भी इसी को कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक, लीनियर या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कह लेते हैं। दूसरा होता है बेटा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन या इसी को वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कह लेते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कह लेते हैं। और तीसरा जो कंडीशन आपका होता है वो शियरिंग होता है, शियर या शियरिंग शेयरिंग स्ट्रेन, ठीक। तो ये केस आपका होता है। 3 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। कितने कैटेगरी में? 3 कैटेगरी में आप डिवाइड कर लेते हैं। एक हो गया हमारा लीनियर, दूसरा हो गया वॉल्यूमेट्रिक, तीसरा आपका हो गया शियर। देखो, जब लीनियर स्ट्रेन की बात करते हैं ना, जब किसी भी वायर को अगर हम लोग क्या कर रहे हैं उसे इलाकेट करते हैं, खींचते हैं,
कोई भी वायर है, अगर उसे क्या किया जाए बेटा, खींचा जाए, जब आप उसको खींचोगे तो कंडीशन क्या बनेगी, लेंथ में चेंजेस होंगी। ठीक है, कोई रॉड है, वायर शेप का अगर बॉडी है तो उसको भगा देना। फैन बंद कर देना। ठीक, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ से जब हम लोग बात कर रहे हैं किसका, लीनियर का, तो लीनियर स्टेट में बात करेंगे, लीनियर स्टेट की बात करेंगे तो लीनियर में कोई भी अगर रॉड शेप की बॉडी, रॉड है, वायर है, ठीक, इस केस में अगर आप फोर्स एफ लगाया, एरिया मालूम ये था इनिशियली, इसकी लेंथ सबको दैट ईयर है, जब फोर्स लगाया कितना तो उसमें स्ट्रेचिंग हुई, मतलब उसकी लेंथ में क्या हुआ, आपका इंक्रीजमेंट हुआ। जब लेंथ में आपका इंक्रीजमेंट होगा तो ये सब होता है लेंथ में इंक्रीजमेंट डेल्टा एल का होगा। ठीक, एक चीज हम ध्यान रखेंगे बेटा, ये हम लोग इतना कंसीडर करते हैं कि जो लेंथ में इंक्रीजमेंट है, ठीक, वो बहुत माइन्यूट किया जाता है, जिसकी वजह से आपका एरिया क्रॉस सेक्शन जो है एरिया हम लोग कांस्टेंट मानते हैं। एरिया की वैल्यू हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, कांस्टेंट। वैसे फिलहाल जब भी लेंथ बढ़ाओगे तो एरिया घटता है, बट लेंथ में इंक्रीजमेंट इतना स्लाइटली किया जाता है कि उसमें एरिया की वैल्यू रिलेटिवली अबाउट क्या होती है, कांस्टेंट बनी रहती है। ठीक, तो डेल्टा एल है, ये आपका इतना पोर्शन आपका यह है, तो चेंज कितने का हुआ, डेल्टा एल का जो चेंज हो रहा है, ये डेल्टा एल आपका यहाँ पे इंक्रीजमेंट किया, डेल्टा एल ओरिजिनल लेंथ कितना आपका है, एल, चेंज आपने डेल्टा एल किया और ओरिजिनल लेंथ कितना है बेटा, एल है। तो डेल्टा एल और एल का जो रेशियो आपका होगा उसी को हम लोग लीनियर क्या कहेंगे, क्या स्ट्रेन कहते हैं। तो लीनियर स्ट्रेन जब आप बात करोगे तो लीनियर स्ट्रेन कंट्रोल हो जाएगा डेल्टा एल बटे लीनियर स्ट्रेन डेल्टा एल अपान क्या होता है, एल के रेशियो कहते हैं, क्योंकि ऊपर में जो यूनिट होगी बेटा वही यूनिट नीचे देते हैं, यूनिट और डायमेंशन लेस हो जाता है। क्या हो जाता है, यूनिट एंड डायमेंशन लेस हो जाता है, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों की यूनिट क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, यूनिट दोनों का क्या होगा, आपका सेम रहेगा। तो जब यूनिट सेम है तो ये आपका यूनिट एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो जाती है। ठीक, तो ये केस आपका हो गया लीनियर स्ट्रेन सीखेंगे। अगर उसके लेंथ में हमारा जो चेंज हुआ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ जो होगा वो कहलाएगा आपका लीनियर स्ट्रेन। अगर लैंग्वेज में लिखेंगे बेटा, लैंग्वेज में लिखना चाहिए तो लिख लीजिएगा, चेंज इन लेंथ अपॉन क्या, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक, और यही वैल्यू हो जाएगी लीनियर स्ट्रेन इक्वल टू होगा डेल्टा एल अपॉन कितना, ये, क्योंकि लेंथ में जो चेंजेस आपने किया वो डेल्टा एल का किया, ओरिजिनल लेंथ कितना दिया था, ये दिया था डेल्टा एल बाई एल, या स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल से भी दिखा देते हैं। अगर मान लो आगे से स्मॉल एल से डिनोट किया, ओरिजिनल लेंथ को कैपिटल एल से डिनोट किया, तो वही आपका स्मॉल एल अपॉन क्या हो जाता है, कैपिटल एल के बराबर हो जाता है। ठीक, तो इसके बेस पर आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेंगे, क्या होगा, लीनियर स्ट्रेन की वैल्यू वहाँ से मिल जाता है, हो जाएगा। सेकंड जब हम लोग बात करते हैं बेटा किसका, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का। जब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करते हैं, वॉल्यूम या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करेंगे तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, लाइक स्फेरिकल बॉडी है। ठीक, आपने देखो अंदर से अगर आप प्रेशर डेवलप किया जाएगा तो एक्सपेंड करेगा, बाहर से डेवलप करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। मतलब अगर बाहर से प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो उसके वॉल्यूम क्या करेगा, घटेगा, डिक्रीजमेंट होगा। अंदर से प्रेशर अप्लाई करोगे तो क्या करेगा, इंक्रीजमेंट होगा। ठीक, जैसे बैलून में हम लोग फूंक मारते हैं या पंप से भरते हैं तो क्या करता है, फूलता है, वॉल्यूम उसका बढ़ता है। बट ऊपर से अगर इक्वली सभी तरफ से क्या फोर्स लगाया जाए तो क्या करेगा, उसका वॉल्यूम घट जाएगा। तो यहाँ पे जो दिखाएंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करोगे तो मान लो पहले ओरिजिनल वॉल्यूम बी था, आपने बाहर से इक्वली सभी डायरेक्शन से फोर्स लगाया और वॉल्यूम में जो चेंजेस हुई, पहले टोटल वॉल्यूम बी था, अब एक चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा बी हो गया। जब हम लोगों ने बाहर से इसमें क्या किया, प्रेशर डेवलप किया, यानी फोर्स डेवलप किया इक्वली सभी डायरेक्शन से। ठीक, तो उस कंडीशन में इसका वॉल्यूम करके डेल्टा बी हो गया। तो यहाँ पे जब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करेंगे या वॉल्यूम स्ट्रेन की बात करेंगे, ठीक, तो ये हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। अपॉन क्या हो गया बेटा, ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम की जो रेशियो हो गया
ये जो रेशियो हो गया उससे हम लोगों ने क्या लिया कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यानी कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वैल्यू होगी डेल्टा V अपान V। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, कहीं कहीं साइन दिया जाता है, अगर वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, बाहर से आप प्रेशर अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम घटेगा, और जब वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे तो वहाँ पे डेल्टा V का साइन जो लेते हैं हमको नेगेटिव लेते हैं। ठीक, डिक्रीजमेंट हो रहा है उसको इंडिकेट करने के लिए नेगेटिव। अगर एक्सपेंशन हम लोग कराते हैं तो उसे हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। अगर बाहर से प्रेशर अप्लाई किया, बाहर से फोर्स अप्लाई किया तो वॉल्यूम में डिक्रीजमेंट होगा तो साइन विल बी नेगेटिव, और अगर आपका कंप्रेशन में एक्सपेंशन हो रहा है, अंदर से आपका प्रेशर डेवलप किया जा रहा है तो उस केस में वहाँ पे साइन पॉजिटिव। तो कहीं अगर पॉजिटिव नेगेटिव दिखेगा तो उसका मीनिंग ये हो गया बेटा कि वहाँ पे क्या लिया गया आपको, बाहर से आपका क्या किया गया, प्रेशर अप्लाई किया गया, जिसकी वजह से वॉल्यूम में क्या हो रहा है, डिक्रीजमेंट हो रहा है। ठीक, तो उसे क्या लेते हैं, वॉल्यूमेट्रिक क्या स्ट्रेन कह लेंगे या वॉल्यूम स्ट्रेन कह लेते हैं। ठीक, तीसरा होता है शेयरिंग, कल आपको बनाया गया था, जब शेयरिंग स्ट्रेन की बात करते हैं। ठीक, एक जगह फिक्स ऊपर, एक फिक्स रहेगा, एक फिक्स शेयरिंग स्ट्रेन। ठीक, कल जब शेयरिंग स्ट्रेन बताया गया था तो उसमें आपको समझाया गया था बेटा, अगर शेयरिंग स्ट्रेन की बात करेंगे हम लोग, सपोज दैट ये ओरिजिनल पैरामीटर्स का दिया गया आपको है। ठीक, आपने एक बेस को हम लोग क्या कर लेते हैं, फिक्स करते हैं, लोवेस्ट जो सरफेस है उसे हम लोग यहाँ फिक्स कर देते हैं, इसको फिक्स कर दिया। अगर इसके अपर सरफेस में टेंजेंशियल एक फोर्स अप्लाई किया जाए, इसके अपर सरफेस पर एक टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में नीचे वाले सरफेस के रिस्पेक्ट में ऊपर वाले सरफेस शिफ्ट कर जाते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर यहाँ से आपकी शिफ्टिंग जो हो रही है, अगर ओरिजिनल जो लेंथ है पैरामीटर जो इसके है बेटा वो L है। ठीक, और यहाँ पे जो हम लोगों ने शिफ्टिंग किया वो x है, कितना है, यहाँ पे जो शिफ्ट हो रहा है ये x है, और ये वैल्यू हमारी क्या है, ओरिजिनल ये है। ठीक, तो जब हम लोग क्या शेयरिंग स्ट्रेन की बात कर रही है, जो थीटा होगा तो शेयरिंग स्ट्रेन को थीटा से थीटा। ठीक, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारा x अपान L के क्या होता है बराबर, थीटा से दिखा दो, फाई से दिखा दो, जिससे भी आप मेजर कर लीजिए, थीटा या फाई। ठीक, तो यहाँ पे जो आप मान लो अपने फाई ही ले लेते हैं तो शेयरिंग स्ट्रेन जो होगा शेयरिंग स्ट्रेन, तो फाई की वैल्यू जो आप क्या लीजिएगा, एक्स बाई एल के क्या हो गया बराबर, जितना आपका अपर मोस्ट लेयर की शिफ्टिंग हुई है और जितने उसके साइड लेंथ है उनका रेशियो जो होता है उसी को हम लोग शेयर स्ट्रेन कह लेते हैं या शेयरिंग स्ट्रेन कह लेते हैं। ठीक, थीटा या फाई कोई भी कर लो बेटा। तो शिफ्टिंग अपान क्या, ओरिजिनल जो आपका पैरामीटर है लेंथ है उसका, ठीक, साइड लेंथ वहाँ से ले लेते हैं, सिक्यूरिकल बॉडी अगर आपको दी गई है तो इसे हम लोग कहते हैं शेयर स्ट्रेन। ओके, एक टर्म सुन लो, कभी कभी आता है, जैसे किसी बीम, जैसे मान लो ये बीम बना हुआ है। ठीक, या मान लो यही ले लेते हैं, अगर ये हमारे बीम है और कैसे है, फोल्डेबल है, हम लोगों ने इस पर क्या किया बेटा, अगर फोर्स लगा रहे हैं एक साइड वाला जो होता है अंदर वाला, जैसे अगर इसे इधर मोड़ा जाए तो इस साइड वाला जो होगा वो कंप्रेस होगा, यहाँ कंप्रेसिव स्ट्रेस और स्ट्रेन डेवलप होगा, और ये वाला इलांगेट होता है। ठीक है, तो जिस साइड में हमारा क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, उसे कंप्रेसिव स्ट्रेन कहेंगे, और जिधर से इलांगेशन हो रहा है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या करेंगे, इलांगेटिव कह लीजिए, या उसी को एक्सटेंशन स्ट्रेन कह लेते हैं, एक्सटेंड कर रहा है ना, बढ़ रहा है। तो जैसे कोई ऐसा आइटम है नहीं बेटा, कुछ है ना जो फोल्डेबल हो, चलिए डायग्राम को देख लीजिए। हाँ, नहीं हो गया भाई,
ये इस तरह से आपका स्ट्रेट है, ठीक है। लेंथ आपका जो भी एल है समथिंग, मान लो ये दो डिफरेंट मटेरियल कॉम्बिनेशन यूज करने के लिए बना रहे हैं, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर इसको वेल्ड किया जाए, फोल्ड किया जाए, मोड़ा जाए, तो जब मोड़ेंगे बेटा ना उस केस में देखो ये देखा जाता है कि इधर वाला जो आउटसाइड वाला होता है उसकी लेंथ ओरिजिनल लेंथ से इंक्रीज करती है। अगर इसकी लेंथ यह है तो यहाँ पे जो एल डैश होगा ये ग्रेटर देन एल होगा, और ये अंदर की तरफ जो एल डबल डैश है ये लेस देन क्या होता है, ये अंदर वाला ऐसे दबेगा और ऊपर वाला क्या करेगा, फैलेगा। मतलब ऊपर एक्सटेंशन हो रहा है, नीचे कंप्रेशन हो रहा है। तो जिधर कंप्रेशन हो रहा है उसे कंप्रेसिव स्ट्रेन कहेंगे, जिधर एक्सटेंशन हो रहा है उसे हम लोग क्या कह लेते हैं, एक एक्सटेंशन स्ट्रेन कह लेते हैं, ठीक है। तो अगर किसी बीम को बेटा अगर फोल्ड किया जाए, मोड़ा जाए, उठाया जाए, तो उस केस में एक साइड से कंप्रेशन होता है, दूसरे साइड से एक्सटेंशन होता है। जिधर से एक्सटेंशन होगा, जिधर से एक्सटेंशन होगा, जिसकी लेंथ में इंक्रीजमेंट होगी उसे हम लोग कह देंगे क्या, एक्सटेंशन स्ट्रेन। और जिधर से कंप्रेशन हो रहा है, घट रहा है, वहाँ पर हम लोग कहते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेन। तो एक कंप्रेसिव होगा, दूसरा एक्सटेंशन। हाँ इसको हाँ बेटा पढ़ाया जाता है कि फुल ऐसे में बनता है कि इधर ऐसे रहता तो कब फोर्स लगता है। हाँ उसको नहीं पढ़ सकते, सोच सकते हैं नहीं, हाँ वो अलग चीज़ है बेटा, वो तो हमारा होता है रिएक्शन फोर्स किधर ज़्यादा होगा उसकी वजह से देखते हैं, ठीक है। वो ज़्यादा मजबूत पड़ता है, वो ज़्यादा मजबूत पड़ता है क्योंकि वहाँ पे रिएक्शन फोर्स क्या होता है, घट जाता है। और जब हम लोग हॉरिजॉन्टल करेंगे तो जितना वेट है उसके बराबर होगा, जब नीचे की तरफ काउंट कर देंगे तो वेट प्लस mv²/r बढ़ जाता है, वो अलग फैक्टर है। यहाँ तो हम लोग क्या स्ट्रेन की बात करें, किधर खींचेगा किधर दबेगा, वो अलग चीज़ है, ठीक है बेटा। ये केस आपका होता है जिधर नीचे की तरफ उसे हम लोग क्या कह लें, कंप्रेसिव स्ट्रेन, और ऊपर की तरफ जो होगा उसे एक्सटेंशन स्ट्रेन कहते हैं। अगर लिखना चाहेंगे तो ऊपर साइड में क्या कहेंगे, इधर से डेवलप होगा एक्सटेंशन स्ट्रेन, इसे कहें कंप्रेसिव स्ट्रेन। कंप्रेसिव स्ट्रेन एंड एक्सटेंशन स्ट्रेन हो गया, नोट कर लीजिए। फोन पे बतिया रहे कि डायरेक्ट बतिया रहे हैं बेटा? हो गया जी। जो चीज़ ज़्यादा साफ रहती है वो ज़्यादा मजबूत रहती है, उसकी ब्रेकिंग टेंडेंसी कम होती है। मजबूत रहती है ऐसा कंपलसरी नहीं है, क्यों? क्योंकि जब आपका हार्ड रहेगा तो हार्ड होने पर अगर उसके बियरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा लोड देंगे तो वो टूट जाएगा, और जब सॉफ्ट रहेगा तो झुक जाएगा। जैसे कहते हैं ना कि आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, फ्लेक्सिबल रहेंगे तो रिश्ते बने रहेंगे, और रिजिड रहेंगे तो ब्रेक कर जाएगा। सर यही है जी, तो ये कैसा होना चाहिए? अगर ये इसमें जैसे आयरन डालते हैं ना, लोहा डालते हैं, तो सरिये की क्वालिटी वो बेटर मानी जाती है जो फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल होने का मतलब रिक्वायरमेंट में उस पर स्ट्रेचिंग का ऑपरेशन हो सके, और जो रिजिड होता है जैसे मार्केट में लोहे अभी तो इस समय का रेट पता नहीं क्या है, मतलब लगभग आपको 4000 से लेके और 8000 के रेंज में वेरिएशन होता है, डबल के रेंज में लगभग वेरिएशन होता है लोकल क्वालिटी और बेस्ट क्वालिटी में। वो जो वेरिएशन आता है वो उसी के बेस पे होता है, वो भी उतना ही मोटा बना के देगा, लोकल वाला भी है उतना ही मोटा, क्या जो है आपका जो स्टैंडर्ड है वो भी देता है। रीजन क्या है, उसकी क्वालिटी जो होती है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है, और जो आपका रिजिड वाला होता है मतलब जो सेकंड हैंड के चीज़ों को कबाड़े में इकट्ठा करके मेल्ट करके फिर से बनाते हैं उसमें रिजिडिटी होती है।
ठीक। वो क्या करेगा, रिजिड है जब तक बियर कर पाए करेगा ना, तो एकाएक टूट जाएगा। और जो फ्लेक्सिबल होता है वो बियर तो करेगा, अगर बाय द वे उससे ज़्यादा भी लोड अप्लाई किया तो टूटेगा नहीं, मतलब हिंदी कहते हैं ना चटकना, चटकेगा नहीं वो, ठीक। वो क्या करेगा, लटक जाएगा, हाँ लटक जाएगा, मतलब वो टूटेगा नहीं, बेंड कर जाएगा। तो ये दोनों डिफरेंस होता है। चलिए फिर हो गया बेटा, ये केस हो गया हमारे डिफरेंट टाइप के क्या स्टेन क्या होंगे यहाँ पे, इसके बेस पे आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अलग अलग टाइप के जो स्टेन है उसके बेस पे क्या होता है, आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। आगे लिखिएगा, थोड़ा समझ लीजिए, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बेटा। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक। देखो जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है उसके बेस पे जो मटेरियल होते हैं बेटा, ठीक, उनको हम लोग अलग अलग कैटेगरी में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जो मटेरियल होते हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक होता है बेटा ब्रिटल मटेरियल, कैसा होता है, ब्रिटल मटेरियल होता है, जिससे भंगुर कहते हैं हिंदी में, ठीक। जो आसानी से क्या होता है, एक बियरिंग कैपेसिटी के बाद वो ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है। जैसे आप ले लीजिए क्या चीज़, शीशा ले लीजिए, ठीक, शीशा ले लिए, आप साल्ट ले लीजिए टुकड़े, आप मारेंगे तो क्या करेगा, हार्ड है, मजबूत है, ऐसे दबाओगे तो नहीं दबेगा, बट अगर आप उसको हिट करेंगे तो ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है, भंगुर की तरह। ऐसे मटेरियल को कहा जाता है कौन सा, ब्रिटल मटेरियल, ठीक। तो जो ब्रिटल मटेरियल होता है बेटा, उसमें जो रीजन आपका प्लास्टिक का लिया जाता है उसकी वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं, स्मॉल लेते हैं। मतलब आसान प्लास्टिक रीजन जो है हमारा कम होता है, इलास्टिक रीजन जैसे खत्म होता है उसके बाद वो टूट जाता है, ठीक। जो हमारे डक्टाइल मटेरियल हो, डक्टाइल होता है जिसको हम लोग खींच के लॉन्ग वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे जो मटेरियल आपके होते हैं, ठीक, उनमें जो इलास्टिक रीजन के बाद प्लास्टिक रीजन होता है वो भी लार्ज होता है। लार्ज होता है तो इलास्टिक रीजन क्या पास होने के बाद जो हमारा प्लास्टिक रीजन है वो भी लॉन्ग डिस्टेंस तक क्या होता है, खिंचता रहता है, ठीक, जल्दी टूटता नहीं है, तो उससे हम लोग क्या कह लेते हैं, डक्टाइल मटेरियल कहते हैं। और तीसरा होता है इलास्टोमस। इलास्टोमस जो होता है वो हुक सलाह को फॉलो नहीं करता है, शुरू से लेकर अंत तक वो खिंचता रहता है, ठीक, उसे हम लोग कह लेते हैं इलास्टोमस। तो मटेरियल जो होता है उसको जो कर्व के बेस हम लोग तीन कैटेगरी बांट लेते हैं, एक हो गया ब्रिटल, दूसरा हो गया डक्टाइल, तीसरा हो गया आपका इलास्टोमस। फिलहाल अपने यहाँ ज़्यादा जो आपका है वो ब्रिटल और डक्टाइल मटेरियल को डिस्कस किया जाता है। तो लिखेंगे पहले, ऐसे ग्राफ से समझा दे बेटा, कहानी बहुत लंबा करने कोई मतलब नहीं है। देखिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, हेडिंग करो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, हो गया स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। देखो कैसे बनाते हैं बेटा, अगर स्ट्रेन और स्ट्रेस के बीच में हम लोग ग्राफ ड्रा करते हैं तो वो उसके नेचर को, जो मटेरियल है बेटा उसके नेचर को डिनोट करता है। मटेरियल कैसा होगा उसके नेचर को क्या, उसके बेस पे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बेस पे डिटरमाइन करते हैं। अब यहाँ पे जो डिनोट करते हैं बेटा, देखो एक एक्सिस पे आप स्ट्रेस ले लेते हैं, एक पे स्ट्रेन ले लेते हैं, दिस इज स्ट्रेस एंड दिस इज स्ट्रेन। एक स्ट्रेस हो गया, दूसरा क्या होता है, स्ट्रेन होता है। एक टर्म आपको लिए थोड़ा सा, एक आता है बेटा हुक सला। क्या होता है, हुक सला। हुक सला का मतलब होता है बेटा कि जब तक किसी मटेरियल पे स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, जिस क्या पैरामीटर तक, यानी जहाँ तक वो प्रोपोर्शनलिटी सिंबल शो करते हैं, ठीक, तो जैसे जैसे आप स्ट्रेस बढ़ाओगे स्ट्रेन की वैल्यू बढ़ती जाती है। उसी को जिस लिमिट तक वो शो कर रहे हैं हम लोग वहाँ कह लेते हैं प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, ठीक। और जब प्रोपोर्शनलिटी लिमिट ख़त्म हो जाती है उसके बाद स्ट्रेस आप बढ़ाओगे तो स्ट्रेन का उस रेशियो में चेंजेस नहीं होती हैं, ठीक। तो उस केस में जहाँ तक दोनों आपका क्या हो रही है, फॉलो हो रही है स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तब तक अगर आप उस मटेरियल को आप छोड़ेंगे तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को ऑलवेज रिगेन कर लेता है। खींच के अगर हम लोग छोड़ते हैं तब तक वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को ऑलवेज रिगेन कर लेता है, जब तक आप स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी लिमिट को उसने क्रॉस नहीं किया।
क्रॉस करने के बाद जो होता है जब छोड़ेंगे तब भी रिगेन करेगा, लेकिन 100% उसी रूट को फॉलो वो नहीं करता है। ठीक, थोड़ा सा क्या होता है डेविएशन मिल जाएगा, लेकिन कंप्लीट नहीं करेगा फिर भी करता है। लेकिन अगर इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर लिया, अगर इलास्टिक लिमिट को क्या कर लिया, क्रॉस कर लिया, इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करने के बाद फिर दोनों प्रोपोर्शनल सिंबल को फॉलो नहीं करेंगे, शो नहीं करते। ठीक है, तो कैसे होगा देखो, इलास्टिक लिमिट के अंदर दोनों ठीक प्रोपोर्शनलिटी यानी कि यहाँ से लेके ओ से लेके पी तक ये कहलाता है प्रोपोर्शनल, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों डायरेक्टली कैसे होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। जब हाँ अभी इलास्टिक लिमिट में ही है, ठीक, लेकिन जब आप इसको स्ट्रेस की वैल्यू को और इंक्रीज करेंगे तो प्रोपोर्शनलिटी तो डिस्टर्ब होता है, लेकिन अभी इलास्टिक नेचर सा खत्म नहीं होता है। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक ठीक, ये मान लो इलास्टिक लिमिट यहाँ खत्म हो रही है। अब इसके बाद जो होता है, अगर आप खींच लेंगे तो फिर परमानेंट क्या आ जाता है, डिफॉर्मेशन आ जाता है। ठीक, तो ये कंडीशन हो गया। इसके बाद अगेन अगर आप स्ट्रेस की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, क्या करेंगे, स्ट्रेस की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो इलांगेशन वहाँ पे बढ़ता जाता है। इलांगेशन क्या होगा आपका, बढ़ता जाता है। हम कलर थोड़ा चेंज कर रहे हैं, बढ़ाओगे तो ये इलांगेशन की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, जैसे हम लोग बढ़ाते हैं। उसके बाद ठीक यहाँ से आगे अगर और जाते हैं हम लोग इंक्रीज करते हैं स्ट्रेस की वैल्यू, तो और एक लिमिट तक, मैक्सिमम लिमिट तक जाता है। ठीक, इसे मान लो भी ठीक, एक लिमिट तक और इंक्रीज किया, उसके बाद फिर ये स्ट्रेस को डिक्रीज करने के बावजूद भी यहाँ पे इलांगेशन की वैल्यू कंटिन्यू रहती है। इलांगेशन की वैल्यू क्या होती है, कंटिन्यू रहती है। इवन स्ट्रेस की वैल्यू को आप क्या कर दिए, रिड्यूस कर दिए, तभी हमारा इलांगेशन कंटिन्यू होता है। और उसके बाद जाके ये टूट जाता है, उसी को ब्रेकिंग पॉइंट कहते हैं। जिस पॉइंट पे जाके आपका क्या करेगा, वो ब्रेक कर जाता है, उसी को हम लोग टर्म क्या देते हैं, ब्रेकिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक, तो इसको देखिए थोड़ा डाउन की करते हैं समझने के लिए, ये हो गया ब्रेकिंग पॉइंट। तो यहाँ से इतना जो रीजन होता है, मतलब इधर लेफ्ट साइड वाला रीजन जो होता है उसे इलास्टिक रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, इलास्टिक रीजन कहा जाता है। और इधर वाला जो रीजन आपका है ये बाकी, इसे कहते हैं प्लास्टिक रीजन, प्लास्टिक रीजन कहा जाता है। ठीक, सुनना जरा पॉइंट को देखो, जिस मटेरियल में प्लास्टिक रीजन की वैल्यू जितनी कम होगी वो उतना ब्रिटल होगा, उतना आसानी से टूट जाएगा। ठीक है, उसकी रिजिडिटी मतलब उसकी क्या, उतनी इजीली क्या कहता है, वो ब्रेक कर जाता है। ठीक, उतनी इजीली क्या करेगा, वो ब्रेक कर जाता है। मतलब उस कंडीशन में ठीक है, आप थोड़ा सा भी इलास्टिक लिमिट से क्रॉस करेंगे तुरंत वो टूट जाता है। जैसे जो आयरन की बात कर रहे थे ना, तो जो हमारे सस्ते वाले होते हैं मतलब लोकल क्वालिटी के, उसकी इलास्टिक रीजन तो है, लेकिन जब इलास्टिक रीजन क्रॉस करने के बाद प्लास्टिक रीजन आता है बहुत कम होता है। ठीक, अगर उसको थोड़ा सा और स्ट्रेस करेंगे तो क्या करेगा, वो ब्रेक कर जाएगा। तो वही उसकी क्वालिटी को क्या करता है, डिनोट करता है। जितने प्लास्टिक रीजन ज़्यादा हैं, जिसका मतलब लिमिट को क्रॉस करने के बाद भी वो मेंटेन रहेगा, टूटेगा नहीं, भले झुक जाएगा। लेकिन अगर इलास्टिक रीजन की वैल्यू, प्लास्टिक रीजन की वैल्यू कम है तो लिमिट को क्रॉस करने के बाद वो क्या करेगा, टूट जाएगा, वो भी झुकेगा नहीं। ठीक, तो कंडीशन आपका होता है ऐसे, जिसमें प्लास्टिक रीजन जैसा है कम है उसे हम लोग कह लेते हैं वो ब्रिटल मटेरियल कहलाते हैं, भंगुर हिंदी में कहते हैं। ठीक, और जिसमें बेटा प्लास्टिक रीजन की वैल्यू ज़्यादा होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्या लेते हैं, डक्टाइल मटेरियल कहा जाता है। क्या कहते हैं आपका, डक्टाइल मटेरियल कहते हैं। ठीक है, तो आप डायग्राम बना लीजिए। इसी को जो हमारा मैक्सिमम होता है इसी को ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कहते हैं। जिस स्ट्रेस पे ये जो पीक पॉइंट है ना, उसको मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ मिल रहा है, इस पॉइंट को जो हम लोग कहते हैं इसी को ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। मतलब कितना फोर्स हमें इसके लिए नीड होगा इसको तोड़ने के लिए, उसके तोड़ने के लिए मैं उतना क्या होगा, मिनिमम फोर्स की हमें रिक्वायरमेंट होगी। उससे ज़्यादा लगाएंगे तो टूटेगा, टूटेगा, उससे कम लगाएंगे तो ब्रेक नहीं करेगा। तो इसी को मैक्सिमम वैल्यू आपकी होती है इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, इसी को ब्रेकिंग क्या कह लेते हैं, स्ट्रेंथ कह लेते हैं उस मटेरियल, उस वायर या उस राड का जो भी आपको दिया गया है। ठीक, और जहाँ पे पॉइंट ई लिया है वो उसकी इलास्टिक लिमिट कहलाती है। क्या कहलाएगी, इलास्टिक लिमिट। मतलब उस लिमिट के अंदर अगर है तब तो हम लोग इलास्टिक ग्रेडियंट को कहें। इसको अगर हम लोग यहाँ पर दिखा दें
इस पॉइंट को कहते हैं इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट कहते हैं, इस पॉइंट को इसका इलास्टिक लिमिट कहलाता है। ठीक है, दिस इज नोन एज इलास्टिक लिमिट। मेटल के लिए बनाया गया मेटल। नॉन मेटल हो तो वैसे टूट जाएगा, उसमें इलास्टिसिटी हम लोग कहते हैं क्या, जो इलास्टिक हो, जैसे अब रबर भी नॉन मेटल है, ठीक, बट वहाँ पे क्या होती है, नेचर पाई जा रही है। यहाँ मेटल मतलब जिनमें इलास्टिसिटी पाई जा रही है, कोई भी मटेरियल हो अगर उसमें इलास्टिसिटी पाई जा रही है। मेनली जो डिस्कस करते हैं हम लोग मेटल के लिए करते हैं, बट ऐसा नहीं है। जैसे रबर होता है ना, खींचता है, बैठ कहाँ गया जी, अभी मत निकालना, हाँ ठीक। तो उस कंडीशन में क्या है, वो कैसा है, रबर कैसा है, इलास्टिक है ना, मतलब ये इलास्टिक है, गायब हो गया। अरे रहने दे, अच्छा 2 बेल लगाए, रहने दे बेटा, ऐसे समझ। जब हम खींचते हैं बेटा, ठीक, तो खींच रहे हो, रिटेन कर रहा है, तो उसमें इलास्टिसिटी पाई जा रही है। ऐसा नहीं कि इलास्टिसिटी खाली मेटल की ही प्रॉपर्टी होती है, ये ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि मेटेलिक चीज़ें ही केवल इलास्टिक होती हैं, नॉन मेटेलिक चीज़ें भी क्या होती हैं, इलास्टिसिटी शो करती है। ठीक है, जैसे हम लोग इलास्टिक लेते हैं ना, तो खींचते हैं, फैल जाता है, फिर छोड़ देते हैं, फिर से अपनी पोजीशन को रिटेन कर लेता है, जबकि वो कैसा है, नॉन मेटल। लेकिन जो हम लोग स्पेशली ज़्यादा डिस्कस करते हैं, वो किसके लिए करते हैं, मेटेलिक चीज़ों के लिए करते हैं। ठीक, बाकी ये मत दिमाग में पालिए कि मेटल ही खाली क्या होते हैं, इलास्टिक होते हैं। ठीक है, किसमें, वो इलास्टोमर्स में आता है, क्योंकि वो हुक सलाख को फॉलो नहीं करता है। जो मेटेलिक होते हैं वो हमारे हुक सलाख को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, बस अंतर इतना सा होता है। क्या लिखा बेटा, ये बन गया, अब समझ लो, यहाँ से बहुत दिखाई दे रहे क्योंकि बहुत बड़ा फोटा है। ठीक है, ये समझ लो, पॉइंट बनेगा तो देखो, ये है यहाँ से O से लेके कहाँ तक, P तक, ये स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। O से P के बीच में, जैसे O to P, स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, स्ट्रेन के है। और स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होने का मतलब वो हुक सलाख को फॉलो करेगा। O से P के बीच में, यहाँ से O से P को पॉइंट ऑफ क्या प्रोपोर्शनलिटी कह लेते हैं, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कह लेते हैं। इस पॉइंट के बीच में स्ट्रेस स्ट्रेन के बराबर है, प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, जैसे जैसे आप स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ाओगे वैसे वैसे उसमें स्ट्रेन खिंचाव का एक्सटेंशन बढ़ता जाएगा। लेकिन जब P से हम बियॉन्ड जाते हैं, उस कंडीशन में स्ट्रेस के बढ़ाने पे अभी भी स्ट्रेन बढ़ रहा है, लेकिन प्रोपोर्शनलिटी आपकी डिस्टर्ब हो जाती है, तब वो प्रोपोर्शनल में नहीं होगा। और एक पॉइंट पे पहुंचने के बाद अगर इससे ज़्यादा आपने स्ट्रेस कर दिया तो इसकी अब इलास्टिक लिमिट जो होती है वो क्रॉस हो जाती है। मतलब यहाँ तक ये इलास्टिक लिमिट को क्या है, इलास्टिक लिमिट के अंदर होगा, अगर उससे ज़्यादा आप खींच लेंगे तो इरेगुलर उसमें एक्सटेंशन होना शुरू हो जाता है। लेकिन बढ़ाते जाएंगे आप स्ट्रेस की वैल्यू, उसकी लेंथ बढ़ती जाएगी, एक लिमिट पे जाते जाते ये मैक्सिमम स्ट्रेस की रिक्वायरमेंट होती है, उसके बाद वो अपने आप खींचना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है, और एक पॉइंट तक जाते जाते वो टूट जाता है। इसी पॉइंट पे जहाँ पे पॉइंट सी है, इसे ब्रेकिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ब्रेकिंग, यही डायग्राम नहीं बना लीजिए, इसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, ब्रेकिंग पॉइंट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड ब्रेकिंग पॉइंट। पॉइंट बी को हम लोग कहते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कहते हैं, ठीक है, और पॉइंट ए को कहा जाता है इलास्टिक लिमिट। मतलब वहाँ पे आपकी क्या होगी, जो मैक्सिमम हमारी इलास्टिसिटी है उसे दोनों इलास्टिक लिमिट कहते हैं। हो जाएगा, दिखा दीजिए। और ई से सी के बीच के जो रीजन होता है उसे तो हम लोग क्या कह रहा है, लिखा हुआ वहाँ पे प्लास्टिक रीजन कह लेंगे। ठीक, जल्दी करो बेटा, जल्दी करो, हो गया जी सर। अब लिख लीजिएगा, एरो ला के ऐसे पॉइंट कर लो बेटा, एरो ला के खींच लिख लीजिएगा। फॉर ब्रिटल मटेरियल, हाँ फॉर ब्रिटल, BRITTL, ब्रिटल हिंदी में कहते हैं भंगुर बेटा, जो आसानी से टूट जाए। फॉर ब्रिटल मटेरियल प्लास्टिक रीजन विल बी स्मॉल
फॉर बेटर मटेरियल प्लास्टिक रीजन विल बी स्मॉल, ठीक है, प्लास्टिक रीजन विल बी स्मॉल, ठीक, एंड इट विल ब्रेक soon after the elastic limit is crossed. After the elastic limit is crossed, इलास्टिक लिमिट क्रॉस होने के बाद, ठीक है, क्या होने के बाद, इलास्टिक लिमिट क्रॉस होने के बाद क्या करता है, वो टूट जाता है। लाइक देखो, लाइक ग्लास, कास्ट आयरन, etc। नेक्स्ट लाइन से हो गया। फॉर डक्टाइल मटेरियल फॉर क्या होता है, डक्टाइल मटेरियल, ठीक है, इलास्टिक रीजन इज large, so it can easily change into different shapes and can drawn into thin wires, ठीक, पतले तारों में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं, एंड कैन ड्रॉन इनटू थिन वायर। एग्जाम्पल लिख लो, लाइक सिल्वर, गोल्ड, माइल्ड स्टील, etc। वही स्टील लोहा जो होता है, ठीक है, उसमें भी कई कैटेगरी होती है ना। जो माइल्ड स्टील होता है, माइल्ड, उसी को हम आयरन का जो है वही कंपोजिशन होता है बेटा, उसी को हम लोग बोल लेते हैं, ठीक। तो ये केस आपका होता है। नेक्स्ट लिख लेंगे आप बेटा, इलास्टोमर्स। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट कर लो उसी में, जैसे आपने 2 पॉइंट किया ना, चल लो। तो इलास्टोमर्स में क्या होता है, देखो यहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन, चाहे वो हमारा बिल्डर मटेरियल है, चाहे वो क्या ऐसा है, ठीक है, डक्टाइल है, दोनों के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक लिमिट तक, ठीक। लेकिन जो इलास्टोमर्स होते हैं, जिनके लिए बेटा स्ट्रेस स्ट्रेन का जो होता है वो स्ट्रेट लाइन नहीं मिलता है। क्या नहीं मिलेगा बेटा, स्ट्रेट लाइन नहीं मिलता। तो लिख लीजिएगा, फॉर इलास्टोमर्स स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज नॉट, for elastomers stress strain curve is not straight line within the elastic limit, within the elastic limit, and strain produced is much larger than the stress applied, मतलब जितना स्ट्रेस अप्लाई करते हैं उसकी तुलना में बेटा स्ट्रेन की वैल्यू कैसी होती है, लार्ज होती है, ठीक। स्ट्रेस क्या लिखा बेटा, अप्लाई लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे, सच मटेरियल हैव नो प्लास्टिक रेंज, इसमें प्लास्टिक रीजन नहीं पाया जाता है। सच मटेरियल हैव नो प्लास्टिक रेंज एंड द ब्रेकिंग पॉइंट lie very close to elastic limit, breaking point lie very close to elastic limit। एग्जाम्पल में जैसे अभी बात करते हैं हम लोग रबर की, तो रबर बेटा मेटल नहीं है, ठीक, बट उसमें इलास्टिसिटी पाई जाती है ना, तो वो हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करता है,
मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए हम लोग इलास्टोमर्स ही करेंगे, क्या करते हैं, काउंट करते हैं। ठीक, जैसे मान लो ये स्ट्रेस है और ये स्ट्रेन है बेटा। अब चाहे आपने ब्रिटल की बात किया था, चाहे आपने क्या डक्टाइल की बात किया, दोनों में इलास्टिक रीजन पाया जाता है। इलास्टोमर्स में भी इलास्टिक रीजन पाया जाता है, लेकिन आपको वहाँ पे एक इलास्टिक रीजन के बीच में आपको स्ट्रेस स्ट्रेन उनमें क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी शो करता था। जबकि यहाँ जब हम लोग देखते हैं बेटा तो ये प्रोपोर्शनलिटी शो ही नहीं करता है, इस तरह से पाया जाता है, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा। और जहाँ इलास्टिक लिमिट खत्म हो रहा है उसके बाद ये टूट जाता है, टूट जाए, ठीक, उसके बाद क्या होगा, टूट जाएगा। तो इसमें प्लास्टिक रीजन नहीं पाया जाता है। प्लास्टिक रीजन क्या होता है, नहीं के बराबर होता है, इसीलिए इलास्टिक लिमिट खत्म होने के बाद ये क्या कर जाता है, ब्रेक कर जाता है। ठीक, दिखा दीजिए छोटा सा, जिससे पता है क्या होता है। हो गया, समझ गए। अब नेक्स्ट हेडिंग करेंगे बेटा, हुक्स लॉ एंड मॉडुलस ऑफ रिजिड इलास्टिसिटी। हम भी पढ़ेंगे एक मॉडुलस, बल्क मॉडुलस के मॉडुलस आपने पढ़ा होगा ना। हुक्स लॉ एंड मॉडुलस ऑफ क्या, इलास्टिसिटी। अभी आपको समझाया था बेटा, बोला गया था हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, स्ट्रेन के। हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, स्ट्रेस जो होता है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली क्या होगा, प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन कब तक, विद इन इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक यानी कि इलास्टिक सीमा के अंदर स्ट्रेस और स्ट्रेन जो होते हैं डायरेक्टली क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन हो जाएगा, तो लिख लीजिएगा। देखिए, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ within the elastic limit, within the elastic limit stress is proportional to the strain, stress is proportional to the strain, within elastic limit stress is proportional to the strain। स्ट्रेस स्ट्रेन के क्या होता है आपका, प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। ठीक, तो स्ट्रेस जो होता है स्ट्रेन के डायरेक्टली क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, दैट इज स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और जब भी हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं बेटा, एक आपको क्या प्रोपोर्शनल सिंबल हटाते हैं, कांस्टेंट आता है हमेशा। जब भी प्रोपोर्शनल सिंबल हटाते हैं तो ये क्या आता है, कांस्टेंट आता है। उसी को हम लोग कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों डायरेक्टली कैसे हैं, प्रोपोर्शनल है। जब प्रोपोर्शनलिटी आप रिमूव करेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट मिलेगा, यानी कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, जैसे कि स्ट्रेस इक्वल टू ई इनटू स्ट्रेन, या कह लो स्ट्रेस अपॉन क्या, स्ट्रेन इक्वल टू ई को कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ क्या कहलाता है, इलास्टिसिटी। मतलब इलास्टिक लिमिट के अंदर जो स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इन्हीं के रेशियो को हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कह लेते हैं। स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो जो आपका होता है उसे क्या कह लेते हैं हम लोग, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कह लेते हैं। ठीक है, तो कंडीशन होती है जब तक हम लोग इलास्टिक लिमिट के अंदर हैं तब तक जैसे स्ट्रेस को बढ़ाएंगे वैसे स्ट्रेन हमारा क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन कहाँ तक, लिमिट के अंदर ही। ठीक, स्ट्रेस जैसे मान लो आपने लिखा था ना, स्ट्रेस और ये स्ट्रेन है, तो जहाँ तक ये प्रोपोर्शनलिटी शो कर रहे हैं इसका मतलब वो हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है। जहाँ प्रोपोर्शनलिटी खत्म, हुक्स लॉ को फॉलो करना बंद कर देगा। ठीक है, तो ये कंडीशन आपका था। अब जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है उसको हम लोग डिफरेंट कैटेगरी में क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। ठीक, नोट कर लीजिएगा। अब नीचे कुछ पॉइंट लिख लीजिएगा जो बनते हैं आपके हैं। जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू होती है बेटा, ठीक है, पूछा जाता है किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन, एक तो बेटा मटेरियल ऑफ बॉडी, मटेरियल ऑफ बॉडी कैसी है, ठीक है,
दूसरी चीज़ है किस मैनर में हम लोग उसमें डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक, उस पर भी हमारा डिपेंड करेगा, ठीक। अब कैसे वैल्यू लगाया जा रहा फोर्स, उसके बेस पे भी आप डिसाइड करेंगे, ठीक। तो लिख लीजिए द वैल्यू ऑफ ई डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ ई इलास्टिसिटी डिपेंड्स अपॉन द nature of material of the body, depends upon the nature of material of the body and the manner in which in which the body is deformed and the manner in which the body is deformed and the manner in which the body is deformed, किस मैनर में आपकी बॉडी क्या हो रही है, डिफॉर्म्ड हो रही है, उस पर भी डिपेंड करेगा। एंड द मैनर इन विच बॉडी इज डिफॉर्म्ड हो जाएगा, किस मैनर में बॉडी को हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, डिफॉर्म कर रहे हैं, ठीक। हाँ, कैसे लगा, जैसे मान लो ये है, अब हमने ऐसे खींचा तो डिफॉर्मेशन अलग होगा, ऐसे खींचोगे तो क्या होगा, अलग हो जाएगा, ठीक। दूसरा सेकेंड पॉइंट वाला लिखिए, इट्स वैल्यू, ऐसे करो, वैल्यू ऑफ ई आल्सो डिपेंड्स, वैल्यू ऑफ ई इज आल्सो डिपेंड्स, वैल्यू ऑफ ई मतलब मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी जो है, वैल्यू ऑफ ई इज आल्सो डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, आल्सो डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, बॉडी का टेम्परेचर अगर बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, चेंज करेंगे, तो वहाँ पे इलास्टिसिटी जो आपकी होगी वो चेंज होती है, ठीक। तीसरा होता बोला तो किस पे डिपेंड नहीं करेगा, नीचे लिखिए अगला पॉइंट, द वैल्यू ऑफ ई इज इंडिपेंडेंट ऑफ, द वैल्यू ऑफ ई इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायमेंशन ऑफ द बॉडी, डायमेंशन लेंथ एरिया वालों, डायमेंशन ऑफ द बॉडी, तो उसके डायमेंशन पे आपका डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी, इन पे डिपेंड करेगा, इन पे डिपेंड नहीं करेगा। अब दूसरा होता है बेटा टाइप्स ऑफ मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी, हेडिंग कर लो, टाइप हेडिंग कर लो बेटा, टाइप्स ऑफ मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी, टाइप्स ऑफ मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी, टाइप्स ऑफ मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी, हाँ बेटा, डायमेंशन पे डिपेंड करने का मतलब ये होता है बेटा ना, जो मटेरियल, क्योंकि ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, जैसे आप लोहे का कोई चीज़ बनाया, तो लोहे की जो चीज़ बना रहे हैं ना, तो वो लोहे की जो नेचर है उस पर डिपेंड करेगा। लकड़ी का बनाओगे उतना ही साइज़ का तो अलग होगा, गोल्ड का बनाओगे तो उसका क्या होगा, अलग होगा, किसी और का बनेगा, मतलब उसके अपने डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे जो नेचर मालूम मटेरियल है, खींचने की टेंडेंसी है ना, तो खींचने की जो टेंडेंसी है वो खींचेगा। अब आपको अगर डायमेंशन ज़्यादा रखेंगे तो डिफॉर्मिंग फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, डायमेंशन कम रखेंगे तो डिफॉर्मिंग फोर्स, जैसे तार खींचना, पतला सा तार है, पतला तार खींचना आसान होगा, अब मोटा सा राड ले लोगे तो उसको खींचना क्या होगा, मुश्किल, क्योंकि आपने एरिया चेंज करे तो उसी अनुसार डिफॉर्मिंग फोर्स हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज। लेकिन जितना खींचने की टेंडेंसी इसकी है वही खींचने की टेंडेंसी क्या होगी, इसकी भी। अगर ये नहीं खींचेगा तो ये भी आपका नहीं खींचेगा, ठीक, समझ गए। उसको अगर इक्वल लिया जाए दोनों को, हाँ, दोनों का लेंथ और मास, जैसे ये कहने का मतलब है बेटा कि जो इलास्टिसिटी है वो इस किस मटेरियल का इसको बनाया गया उसके नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक। जैसे आप यहाँ पे स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन को कहा ना, अगर स्ट्रेस बढ़ाओगे तो उसके रेशियो में स्ट्रेन भी तो बढ़ जाएगा, और यहाँ पे फोर्स ज़्यादा लगाया, ज़्यादा खींचा तो इसका मतलब स्ट्रेन की वैल्यू में क्या करेंगे, उसी अनुपात में बढ़ेगी, और जब दोनों बढ़ेगा तो इनका रेशियो क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा। जैसे खाली स्ट्रेस नहीं लगा रहे ना, तो स्ट्रेस लगाने से स्ट्रेन में तो उसी अनुसार चेंज हो रहा है, और स्ट्रेन चेंज दोनों का अनुपात जो होता है वो फिक्स है, समझ गए। अरे मोटा होगा तो बड़ा में लगाना पड़ेगा, पतला होगा तो कम लगाना पड़ेगा यार, हो गया। चलिए, तो टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी हम लोग पढ़ रहे थे बेटा। सबसे पहले लिखेंगे एंग मॉडुलस। अब वाई से दिखा लीजिए, कुछ लोग गामा पढ़ते हैं, ठीक। एंग मॉडुलस,
देखिए यंग मॉडल्स से जब हम लोग कहते हैं बेटा तो बोला जाता है इट इज द रेशियो ऑफ क्या नॉर्मल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग कह देते हैं बेटा यंग मॉडल्स। ठीक, एफ जैसे आपने लिखा था नॉर्मल स्ट्रेस, तो यंग मॉडल्स से कहते हैं बेटा तो नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन क्या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। जैसे हम लोगों ने बनाया था कि अगर बेटा रॉड है एरिया मान लो आपका क्या है यह फोर्स लगाया, मान लो यह फोर्स लगाने से इसके इलांगेशन की जो वैल्यू है, ठीक, यह फोर्स लगाने से मान लो डेल्टा या का इलांगेशन यल था, एरिया प्रोजेक्शन कितना था ए था, तो यहाँ पे स्ट्रेस एफ बाई ए और स्ट्रेन हो गया डेल्टा यल बाई क्या एल, तो एन मॉडल जो आपका होगा वो एफ बाई ए अपॉन डेल्टा यल बाई क्या होगा एल के रेशियो बराबर, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, तो एफ बाई ए इंटू एल अपॉन कितना डेल्टा एल, तो इसे हम लोग कहते हैं बेटा यंग मॉडुलस, क्या कहेंगे यंग मॉडुलस कहते हैं। तो लिख लीजिए एक बार तब फिर लिखिए, देखो इट इज द रेशियो ऑफ, it is the ratio of normal stress to, it is the ratio of normal stress to longitudinal strain, longitudinal strain within the limit of proportionality, within limit of proportionality, जब तक proportionality क्या हो रहा है फॉलो हो रहा है, within limit of proportionality, ठीक, within क्या लिखा आपने लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के अंदर नॉर्मल स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो है उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा यंग्स मॉडुलस कहते हैं। क्या बोलेंगे उसे यंग्स मॉडुलस कह लेते हैं। तो वाई इक्वल टू हो गया बेटा एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। ठीक, अगर मान लो कि जो फोर्स है यहाँ तो डायरेक्टली हमने फोर्स लगाया, अगर इसके फोर्स की जगह मान लो एम मास की कोई बॉडी को, जैसे मान लो तार है, तार के रेडियस वायर में लिया गया, रेडियस आपकी आर है और बेटा उसमें एम मास से किसी बॉडी को हैंग कर दिया गया, लटका दिया गया, तो जो बॉडी लटकाओगे ना उसका जो वेट होगा एम जी वो काम करेगा इस पर क्या खींचने के लिए, स्ट्रेचिंग फोर्स काम करेगा। और मान लो इसका अगर रेडियस हमने आर ले लिया, कितना लिया बेटा रेडियस की वैल्यू अगर इसकी आर है, एरिया ट्रांसेक्शन कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो इफ वायर इज stretched by applying a load mg, applying ऐसे कर लो by hanging a body of mass m, so the wire of radius is for then f की जगह क्या हो जाएगा बेटा mg और a की जगह क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक, यानी कि f की वैल्यू mg के बराबर हो गया और a की वैल्यू कितना हो गया पाई आर स्क्वायर के बराबर हो गया। n मॉडुलस हो जाएगा f की जगह पे लिखिए आपने mg इंटू एल अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा। इस तरह से हम लोग यहाँ पे मास, जहाँ मास था यानी फोर्स था वहाँ पे लिख लिया आपने क्या वेट उसका mg हो गया। ठीक है, और जो आपका क्या एरिया डायरेक्टली ए लिखते थे उसकी जगह पर हम लोगों ने क्या लिख लिया बेटा पाई आर स्क्वायर लिख लिया। ठीक, हो गया। इसके बेस पे बेटा हम लोग दिखा लेते हैं क्या हाँ अब यहाँ से अगर कितना लेंथ में इंक्रीजमेंट है वो निकालना है तो डेल्टा एल को एक साइड में कर लीजिए, बाकी रिलेशन हमें मिल जाएगा। ठीक, अगर इंक्रीजमेंट इन लेंथ निकालना है कितना इलांगेशन होगा तो उसके बेस पे आप निकाल लेते हैं। ठीक, अगर हमें यहाँ से निकालना है इससे हो इलांगेशन इन लेंथ
चाहे इस वाले फार्मूले से रखोगे तो डेल्टा एल की वैल्यू आएगी एफ इंटू एल अपान ए इंटू वाई, ठीक। और आर करके डेल्टा एल कर दो यहाँ से होगे तो ये हो गया एफ जी इंटू एल अपान कितना ए की वैल्यू होगी पाई आर स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। जैसे भी रहेगा उसके बेस पर आप यहाँ से क्या करेंगे डिनोट कर देते हैं, जो भी दिया रहेगा ना उसके बेस पर आप यहाँ से क्या करते हैं बेटा रिप्रेजेंट कर लेते हैं, क्या होगा, हो जाएगा। वो मॉडल सही कर हाँ जी क्या कह रहा? ये मॉडल्स की लंबाई देखेंगे। हाँ, अगर ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसकी लेंथ के रिस्पेक्ट में वेरी स्मॉल, उनके लिए हम यूज़ करते हैं। और अगर उसमें हम इलांगेशन डेवलप कर रहे हैं तब उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, खाली का लंबाई। हाँ लंबाई के लिए, ठीक। अब इतना कर लीजिए तो कल, अब ठीक कल तो छुट्टी रहेगी। यहाँ पर थोड़ा बहुत घटता उस पर ध्यान नहीं दिया गया। हाँ, एरिया को हम लोग यहाँ पे कंजर्व मान के चलते हैं, माना जाता है एरिया जो है वो हमारा कैसा है, कंजर्व होता नहीं है प्रैक्टिकली, माना जाता है, ठीक। भाई लंबाई बढ़ाओगे तो चौड़ाई क्या होगी, घटेगी। उस कंडीशन में वो ऐसा कंसीडर किया जाता है, एक्चुअल में होता नहीं है, हो जाएगा। चलिए ठीक है, सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और अच्छे से खेलिएगा, आँखों को बचा के, है बेटा ऐसे टीका खाई लगा देंगे, ठीक। ठीक है सबको ठीक है बेटे को पहले ये कौन आपका काम तो साले मनाए गुड मॉर्निंग सर। होली की पूर्व संध्या पर आप लोगों को हार्दिक शुभकामना भाई। होली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और खूब जो है हाँ मेहनत करिए और ले आइए जो है रिजल्ट, है ना, बढ़िया से ना बेटा। हाँ ले आओ प्रैक्टिस सेट ले आओ। हाँ ठीक ठीक ओके, खुश रहो बेटा, लाइफ में खूब प्रोग्रेस करो। ले आओ प्रैक्टिस सेट भाई, ले आइए प्रैक्टिस सेट ले आइए, करवाएगा। हाँ और क्या, वही ठीक, उससे तो बड़ा बहुत अच्छा याद कर लो बेटा।